हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और जैसा कि आप सब जानते हैं हमने लास्ट टाइम 9th क्लास के साइंस का हमारा पहला चैप्टर जो था हमारे आसपास के पदार्थ वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमने इनके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं तो वो सॉल्व करेंगे आज हम इनके। तो देखिए शाबाश, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे मैंने आपको बताया था साथ के साथ कि आपने जो नोट्स बनाने हैं उनको अपने साथ रखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं डायरेक्ट उनसे भी पुटअप कर सकते हैं, जो कारण है हम वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से देखिए शाबाश, देखिए शाबाश कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। हम यानी कि हमें क्या बताना है पहले क्वेश्चन में कि जो निम्नलिखित हमें दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे शाबाश। उत्तर लिखते हैं, बताइए शाबाश। देखिए कुर्सी हमें पता है स्थान घेरती है, आकार होगा, आयतन होगा, जाहिर सी बात है। तो कुर्सी हमारी क्या होगी, ये हमारी एक पदार्थ हो गई। वायु हमने देखा था कि हमारे आसपास जो मौजूद वायु है वो भी हमारी क्या होगी शाबाश, पदार्थ, यानी कि वायु हो गई। स्नेह, क्या स्नेह होता है? स्नेह क्या होता है? देखिए स्नेह होता है कि किन्हीं दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक गुण होता है, यानी कि उसकी एक क्वालिटी होती है किसी इंसान की, यानी कि ये आपका पदार्थ नहीं है, यह सिर्फ उसका कोई ना कोई एक गुण होगा जिसकी वजह से स्नेह जो है वो उत्पन्न होता है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पदार्थ नहीं होगा। गंध, किसी भी चीज़ की जो गंध है वो भी हमारी पदार्थ नहीं होती, क्योंकि ये भी उस वस्तु का या कोई भी पदार्थ का एक गुण होगा जिसकी वजह से ये गंध जो है वो हमें महसूस होती है। घृणा, ये भी किसी का गुण है। बादाम, बादाम हमें पता है एक वस्तु हो सकती है, यानी कि एक पदार्थ हो सकता है, तो यानी कि बादाम हमारा क्या होगा, पदार्थ होगा। विचार, क्या विचार पदार्थ हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमें पता है। शीत यानी कि ठंड, वो भी हमारा पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है जो यानी कि हमारे समय के अनुसार वो एक नेचर की प्रकृति का एक गुण है जो समय के अनुसार होता है, यानी कि ये हमारा पदार्थ नहीं हो सकता। नींबू पानी, हमें पता है पानी की बूंदें तक जो है वो हमारे पदार्थ कहलाते हैं, तो नींबू पानी जो होगा आपका, नींबू पानी, ये भी क्या होगा आपका, पदार्थ कहलाएगा। इत्र की सुगंध, क्या इत्र की सुगंध पदार्थ हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये इत्र का क्या होगा, गुण होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी, ये हमारे क्या होंगे शाबाश, ये सारे के सारे हमारे पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं शाबाश। तो देखिए शाबाश, प्रश्न नंबर 2 क्या कहते हैं कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं, यानी कि हमने जो नीचे प्रेक्षण दिए गए हैं उन सभी के कारण डिस्कस करने हैं बच्चों, यानी कि हमें उनके कारण बताने हैं। तो देखिए शाबाश, सबसे पहला है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। यानी कि जो हमारा गर्म खाना बन रहा होता है तो उसकी सुगंध तो हम चाहे हमारे रूम में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं घर में, तो वहाँ तक आपकी पहुँच जाएगी, लेकिन जो ठंडा जो हमारा क्या होगा, कोई भी खाना होता है जो ठंडा हो जाता है उसकी सुगंध लेने के लिए, यानी कि उसकी सुगंध लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ता है। तो एक्चुअल में है क्या, कारण क्या है इसका? तो हमें एक बात पता है बच्चों कि कोई भी जो पदार्थ है उनके जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहेंगे, और यानी कि जो हमारा गर्म खाना है तो उसके जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहेंगे, और जब तापमान बढ़ जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी कणों की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और विसरण भी तेज हो जाता है। तो उसकी जो गंध है, यानी कि जो हमने वहाँ पर कोई भी पदार्थ जो हमने पकाया है उसकी जो गंध है, उसका जो धुआं उठेगा, यानी कि जो गंध होगी वो हमारी उस वायु में अच्छे तरीके से घुलकर, यानी कि विसरण होकर, क्यों, क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो विसरण आसानी से हो जाएगा, और वो विसरण होकर आसानी से हमारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती है, क्योंकि उनके जो कण हैं वो निरंतर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन जो ठंडा खाना होगा उनके जो कण हैं वो निरंतर गति तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो विसरण की दर है वो घट जाती है, यानी कि ठंडा होने के बाद खाना जो उनकी जो गंध की जो विसरण है, यानी कि घुलने की जो क्षमता है वायु के अंदर, वो कम हो जाएगी, तो यानी कि वो कम घुल पाएगी और कम विसरण वो कर पाएंगे। तो इसलिए हमें
गर्म खाने की जो महक है वो बहुत, यानी कि घर में अगर कहीं भी बैठे हैं तो वहाँ तक हमें महसूस हो सकती है, सुगंध आ सकती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो कारण क्या बताएंगे? क्योंकि गर्म खाने की गंध के कण तापमान ज़्यादा होने के कारण वायु में विसरित हो जाते हैं। वायु में विसरित क्या हो जाएंगे? वायु में विसरित हो जाते हैं। वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। जबकि ठंडे खाने की गंध के कणों का विसरण वायु में बहुत कम हो पाता है, क्योंकि तापमान क्या होता है उसका? बहुत कम, यानी कि वो ठंडे हो चुके हैं तो तापमान कम होता है। तापमान कम होने की वजह से उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है, और वो आसानी से जो उनका विसरण है वायु में, वो भी उसकी दर भी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पाएंगे, वायु में बहुत कम हो जाता है। इसी कारण गर्म खाने की गंध ठंडे खाने के मुकाबले जल्दी व ज़्यादा दूर से पता चल जाती है। तो यानी कि जो हमारे गर्म खाने के जो क्या थे, जो उनकी गंध के जो कण थे वो आसानी से विसरण कर जाएंगे वायु में, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें पता है तापमान बढ़ने से विसरण की जो दर है वो बढ़ जाती है, और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो पाएंगे? मूव कर पाएंगे। लेकिन जो ठंडे खाने के जो हमारे क्या होंगे, जो गंध के कण होंगे, वो आसानी से विसरण नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो दर है विसरण की वो घट जाएगी, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं शाबाश प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो देखिए शाबाश, जो प्रश्न नंबर 3 है आपका वो क्या है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? यानी कि यहाँ से हमें कौन सा गुण पता चलता है कि उस पदार्थ के कणों का कौन सा गुण है जिसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा स्विमिंग पूल में कोई भी गोताखोर है वो आसानी से पानी की जो धारा है, यानी कि पानी को जो है वो आसानी से काट पाएगा। देखिए हमें पता पानी जो है वो द्रव अवस्था में मिलता है, यानी कि ठोस से तो क्या होते हैं उनके कणों के विचलित स्थान ज़्यादा होगा, लेकिन गैस के मुकाबले क्या होगा? कम।
तो यानी कि उनके रिक्त स्थान जो हैं उनमें वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही गोताखोर उसके अंदर अच्छे से स्विमिंग करने की कोशिश करेगा तो वो एक दबाव के द्वारा उस पानी को पीछे निकाल देगा। अब दबाव लगा तो यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, संपीड़न। तो यानी यह जो हमारा जो स्विमिंग पूल का जो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें जो संपीड़न का जो कारण है वो हमारा यहाँ पे पता चलता है कि जो स्विमिंग पूल में कोई भी गोताखोर पानी को काट पाता है वो हमारा संपीड़न के कारण है। किसके कारण है, संपीड़न के कारण। अब हम बताएंगे कि संपीड़न के कारण क्यों है, क्योंकि संपीड़न कब हो सकता है, जब कणों के बीच में रिक्त स्थान मौजूद हो, यानी कि निश्चित रिक्त स्थान हो, कुछ ना कुछ खाली जगह हो जिससे हम देख सकते हैं कि उनके बीच में संपीड़न किया जा सके। क्योंकि हम लिखेंगे, पॉइंट में बताता हूं तो आप इसको अच्छे से आई थिंक कन्वर्ट कर लोगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, अच्छे से आंसर बना सकते हैं। क्योंकि जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और ठोस के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका संपीड़न भी संभव हो जाता है और इस तरीके से वो जो गोताखोर है वो पानी को अच्छे तरीके से स्विमिंग पूल में काट कर आगे बढ़ जाता है। तो होपली ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश। तो देखिए शाबाश, जो हमारा चौथा प्रश्न है इस टॉपिक पे वो क्या है कि जो पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे आसान है, हमने पढ़ भी लिया था यहाँ पर कि जो पदार्थ के कण हैं, कणों के हमने गुणधर्म पढ़े थे, तो वही हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, पहला तो हम लिख सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। क्या लिखेंगे, पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि उनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इनके पदार्थों के बारे में है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश। तीसरा देखिए कि जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो क्या करते हैं, निरंतर गति करते हैं। हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि जो हमारे पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। कारण भी दे सकते हैं क्योंकि उनकी गति के कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण वो लगातार गति करते रहते हैं। और तापमान बढ़ाने पर, क्या करने पर, तापमान बढ़ाने पर इनकी गति जो है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये भी हम लिख सकते हैं। चौथा हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश, कि ये एक आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यही हमने 4 पॉइंट देखे थे, हमने चारों के 4 लिख दिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन जो यहाँ पर बनते थे इस टॉपिक पे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शाबाश, यहाँ पर हमारा अगला जो प्रश्न बनता है वो क्या है, शाबाश। तो प्रश्न है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व होता है बच्चों डेंसिटी, यानी कि गाढ़ापन कितना है। और गाढ़ापन निकालने का क्या तरीका है कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान
प्रति इकाई आयतन, यानी कि जितना द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उतना ही घनत्व कहलाएगा, उतना ही वो ज़्यादा गाढ़ी चीज़ कहलाती है, यानी कि घनत्व उसका उतना ही ज़्यादा होता है। तो हमने घनत्व के आधार पर देखनी है शाबाश। तो देखिए कि बढ़ते हुए घनत्व क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करने हैं, यानी कि हमने जो जितनी चीज़ें दी गई हैं वो बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है घनत्व के आधार पर, यानी कि गाढ़ापन हमने देखना है। तो हमें पता है सबसे हल्की चीज़, फिर उससे भारी चीज़, फिर उससे भारी और फिर उससे, यानी कि हमें कणों के बीच में जो है आकर्षण वो देखना है। संपीड़न के भी गुण यहाँ पर देखने पड़ेंगे, यानी कि हम तभी देख पाते हैं कि किसी के जो घनत्व है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो देखिए शाबाश, सबसे पहले वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चोक, रुई और लोहा, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो हमें इनमें सबसे हल्की क्या चीज़ दिख रही है, हमें पता ही है कि क्या दिख रही है आपको, वायु, क्योंकि वायु सबसे हल्की होती है। उससे आगे चलेंगे तो जो धुआं है वो भी हमारा वायु में विचरण करता है, यानी कि धुआं भी जो है वो भी एक वायु की तरह, लेकिन जो धुआं है वो हमें पर्टिकुलर दिख सकता है, वो इतना ज़्यादा घनत्व है उसका कि वो हमें दिख जरूर सकता है, वायु तो दिख भी नहीं सकती। तो यानी कि हमारा अगला क्या आएगा शाबाश, चिमनी का धुआं, क्या आएगा, चिमनी का धुआं। अब इससे आगे बढ़ते हैं शाबाश, इससे आगे आपके क्या क्या बच गए, जल, शहद, चोक, रुई और लोहा। देखिए यहाँ पर हमें पता है चोक जो है वो ठोस अवस्था में है, लोहा ठोस अवस्था में है, शहद बह जरूर सकता है लेकिन कण बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले तो जल का और रुई का बहुत कम घनत्व होता है। लेकिन जल और रुई के बीच में देखते हैं तो इनमें हमें लिखना है जल जो है उसका घनत्व कम होगा, उसके बाद किसका होता है ज़्यादा, रुई का घनत्व होता है। किसका घनत्व होता है, रुई का घनत्व होगा। उसके बाद लिखेंगे हम, देखिए शाबाश, अब आगे हम देखते हैं उसके बाद क्या होगा, शहद हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि उससे गाढ़ा क्या हो सकता है, शहद, और शहद से भी जो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चोक, क्योंकि चोक के कणों के बीच में रिक्त स्थान तो होगा लेकिन लोहे के मुकाबले क्या होगा, वो स्थान ज़्यादा होगा, यानी कि रिक्त स्थान कणों के बीच में ज़्यादा होगा, इसलिए वो आसानी से भूर सकता है, यानी कि उसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन लोहा जो है वो इतना कठोर है, उनके कण इतने ज़्यादा पास हैं कि वो आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, उसको पिघलाया जा सकता है, और वो भी ज़्यादा तापमान के ऊपर। तो देखिए इससे अगला क्या हो जाएगा शाबाश, लोहा हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि वायु सबसे हल्की है, फिर चिमनी का जो धुआं है वो उससे ज़्यादा घनत्व का है, उसके बाद जो हमारा जल है वो उससे ज़्यादा घनत्व का है, फिर जो रुई है वो उससे ज़्यादा घनत्व की है, उसके मुकाबले जब हमने शहद को देखा वो ज़्यादा घनत्व का है, और उसके बाद हमने किसको देखा, चोक को, चोक जो है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, और उसके बाद लोहे का घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो आगे बढ़ते हैं शाबाश, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए शाबाश, जो प्रश्न है उसमें दो पार्ट हैं हमारे। पहला पार्ट क्या है शाबाश, कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। कि आपने जो पदार्थ के कणों के जो गुण पढ़े थे उनको अवस्थाओं के अकॉर्डिंग मतलब जो हमारी 3 अवस्थाएं थी उनके रूप में हमने उनको अलग अलग तरीके से बताना है। आपने कुछ नहीं करना, जो हमने टेबल अगर आपको याद हो वहाँ पर जो की थी पदार्थ की, वही हमने यहाँ पर लिखनी है। तो किस तरीके से की थी, देखिए शाबाश, हमें क्या देखा था कि जो हमारे पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाओं में थे शाबाश, ठीक। जो हमारे पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाओं में थे। ये थोड़ा मैं इस साइड बना देता हूँ क्योंकि आपको कारण जो है वो साथ के साथ लिखने भी हैं। तो देखिए शाबाश, ठोस अवस्था थी, द्रव अवस्था थी और गैस अवस्था थी। ये हमारी अवस्थाएं हो गई, ठीक। हम यहाँ पर इनके गुण देखते हैं, जो इनके गुणों के आधार पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं उनके गुण के बारे में। जो पहला गुण है वो हम लिख लेते हैं आकार पर, कि आकार किस तरीके से होगा। हमने देखा था जो आकार है ठोस का वो क्या होता है, निश्चित होता है, तो जाहिर सी बात है ये निश्चित होगा ठोस में। द्रव में आकार कैसा होता था, अनिश्चित, क्योंकि वो अपना आकार
बदलते रहते थे तो अनिश्चित हो जाएगा। गैस में क्या हो जाएगा, अनिश्चित, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। शाबाश। फिर हम बढ़ते हैं अगले गुण की ओर, जो क्या हो सकता है हमारा, कोई भी ले सकते हैं। आयतन ले लीजिए। ठोस का आयतन क्या था, हमने देखा था निश्चित होगा। द्रव का जो आयतन था वो क्या था, निश्चित था, क्योंकि आयतन उसका निश्चित रहता था। लेकिन गैस का आयतन क्या था अनिश्चित। क्यों, क्योंकि इसमें जिस भी हमने देखा था कि 2 सिलेंडर लिए थे, हमने एक बड़ा सिलेंडर लिया था, एक छोटा सिलेंडर लिया था, और हमने गैस ली थी कुछ, उसको दोनों सिलेंडर में रखा तो उसने दोनों का ही आयतन ले लिया, तो यानी कि उसका आयतन लगातार बदल सकता है। तो हमने ये भी देख लिया था। तीसरा हम पॉइंट यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आकर्षण बल के बारे में बता सकते हैं। आकर्षण बल ठोस में क्या होता है, बहुत अधिक होगा। द्रव में क्या होगा, मध्यम होता है, क्योंकि ये ठोस से तो क्या होता है इनके बीच में कम होता है ठोस के मुकाबले तो, लेकिन गैस के मुकाबले क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है। गैस में क्या होगा, बहुत कम होगा। शाबाश। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो हम क्या ले सकते हैं, संपीड़न ले सकते हैं। कि संपीड़न किस में संभव है, ठोस में हमें पता है नहीं होता, या हम लिख सकते हैं नगण्य होगा, यानी कि ना के ही बराबर होगा। द्रव में क्या होगा, मध्यम। मध्यम का मतलब यहाँ भी न से ही है, यानी कि ना के ही बराबर होगा, लेकिन होगा क्या कि ठोस के मुकाबले कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन द्रव के मुकाबले क्या होगा, बहुत ही कम होगा। गैस में हम बताएंगे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, संपीड़न की भी बात हो गई। शाबाश। बहाव, पांचवा हम पॉइंट बना सकते हैं बहाव के बारे में, कि जो बहाव है उसके बारे में देखते हैं। ठोस में हमें पता कोई बहाव नहीं होता, नहीं होगा। उसके बाद द्रव में देखते हैं तो बहाव होता है, और गैस में बहाव होता है। यहाँ हम 5 नंबर के अनुसार अगर इसको बनाना चाहें तो यहाँ से हमारे 5 नंबर की एक सारणी तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 पॉइंट पढ़ेंगे, और इससे ज़्यादा हम पॉइंट पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें तो। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि इनका ढेर लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो आपके पेपर की जो दृष्टि है, यानी कि आपके जो पेपर के अकॉर्डिंग है, वो हम ये 5 जो है अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, और यही हम लिखेंगे यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। शाबाश। दूसरे क्वेश्चन का ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। हमने टिप्पणी करनी है, यानी कि 2 से 3 लाइन के उसके बारे में हमने 2 या 3 लाइन में लिखना है। दृढ़ता, तो सबसे पहला आता है हमारा कि दृढ़ता क्या होती है, यानी कि कोई भी वस्तु कितनी दृढ़ हो सकती है, कोई पदार्थ कितना दृढ़ हो सकता है। देखिए दृढ़ता किसके ऊपर निर्भर करती है, हम ये देखेंगे। हमें पता है कि दृढ़ता किसके ऊपर निर्भर करेगी, कणों के आकर्षण बल पर, और कणों के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो दृढ़ता उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए ठोस में बहुत ज़्यादा होगी, द्रव में क्या होगी, मध्यम होगी, और गैस में क्या होगी, बहुत कम, या हम लिख सकते हैं कि नहीं होगी। देखिए शाबाश। द्रव में भी ये दृढ़ता नहीं होती है, वैसे तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं नहीं होगी। वो संपीड़न था, दृढ़ता नहीं होगी, यानी कि ठोस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा दृढ़ता होती है, क्योंकि कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब द्रव की बात करते हैं
या हम गैस की बात करते हैं तो इनमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इनमें दृढ़ता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बता सकते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए लिखना कैसे, हम बताएंगे कि दृढ़ता कणों के आकर्षण बल के द्वारा होती है, और ठोस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो बहुत दृढ़ होते हैं, जबकि जो द्रव और गैस होती हैं उनमें दृढ़ता नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, ठोस के मुकाबले कम होता है। ठीक है, अगला हम लिख सकते हैं संपीड़ितता। देखिए संपीड्यता यानी कि संपीड़न। संपीड़न क्या होता है? संपीड़न होता है कि कोई भी जो हमारा पदार्थ है वो संपीड़न कब कर पाएगा, जब उनके कणों के बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। यानी कि जो द्रव और गैस हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत क्या है, ज़्यादा, इसलिए उनमें आसानी से संपीड्यता हो सकती है। यानी कि संपीड़न का जो गुण है वो उनमें हो सकता है, जबकि जो ठोस हमारे पदार्थ होंगे उनमें जो हमारा संपीड़न का जो गुण है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है, इसलिए उन पर अगर दाब लगाया जाए तो उनमें संपीड़ितता कम होती है, यानी कि होगी ही नहीं। लेकिन जो द्रव और हमारे गैस हैं उनमें संपीड़ितता कहीं ना कहीं पॉसिबल होती है, गैस में तो बहुत ज़्यादा संपीड़ितता हो सकती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं संपीड़ितता के बारे में कि जो संपीड़न है वो द्रव या गैसों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान जो है ठोस के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि ठोस में यह संपीड़ितता नहीं होती, क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है और दाब लगाने पर वो टूट जरूर सकते हैं, लेकिन संपीड़न उसमें संभव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, शाबाश, लिख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने आपको बता दिया। तीसरा हम बिंदु बता सकते हैं यहाँ से। क्या तीसरा बिंदु? शाबाश, तरलता। तरलता, तो तरलता क्या होता है? बहाव, यानी कि वो तरल है, यानी कि बहाव है। बहाव कब होगा? हमें पता है कि जो द्रव और गैस है उनमें बहाव होता है, वही कारण है। बहाव क्यों होता है? क्योंकि इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोस के मुकाबले ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अपना आकार बदल सकते हैं और ये बह सकते हैं। इसलिए इनका जो बहाव है, यह गुण जो बहाव का ये हो सकता है। ये तरल जो हो, यानी कि तरलता इनमें जो हो सकती है, यानी कि भाव हो सकता है, लेकिन ठोस में वह भाव हमारा नहीं हो सकता। कारण हम बार बार वही लिख रहे हैं, कभी ना कभी हम उनके रिक्त स्थानों का कारण बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी गतिज ऊर्जा जो है उनके बारे में बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके आकर्षण बल के द्वारा बता रहे हैं। तो कारण हमारे 3 ही थे, उन्हीं के आधार पर हम ये सारी की चीज़ें बताएंगे यहाँ पर। तरलता भी आई थिंक से आप लिख लोगे। चौथा देखते हैं, शाबाश, बर्तन में गैस का भरना। यानी कि बर्तन में गैस का भरना। अब देखिए, बर्तन में जब गैस भरने की बात आती है, बर्तन में जब गैस भरने की बात आती है तो क्या चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि किस तरीके से हम उसको भर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था जो अब हमारा था दाब का टॉपिक था, यानी कि दाब के द्वारा अगर हम किसी पदार्थ को, यानी कि किसी गैस को अगर उच्च दाब पर, बहुत ज़्यादा दाब पर, और तापमान उसका बहुत क्या हो, कम, अगर हम उसको किसी बर्तन में उच्च दाब पर अगर क्या कर दें, बंद कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी आसानी से वो हमारी द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो यानी कि जो गैस को भरना है बर्तन में, वो कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो आप क्या लिखोगे कि बर्तन में गैस को उच्च दाब द्वारा व उसका तापमान बहुत कम करने पर हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बर्तन में उसको भर सकते हैं, जो हमारी किस फॉर्म में हो जाएगी, लिक्विड, यानी कि हमारी द्रव अवस्था में वो आसानी से बदल जाएगी और हमारे वो बर्तन में भी आसानी से आ सकती है। तो गैस को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उच्च दाब के साथ उसके अंदर हमें उसको रोकना पड़ेगा, यानी कि उसको बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी बर्तन में क्या हो जाएगी, बंद हो सकती है या भर सकती है। आगे देखिए, शाबाश, आकार। पांचवा हमारा पॉइंट आ गया ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, जो हमारा ये आई थिंक से पांचवा पार्ट है,
ठीक है। तो आकार देखिए शाबाश, आकार के बारे में हम कैसे बताएंगे? ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आकार के बारे में मैंने आपको बताया था। आकार कब होता है, निश्चित कब होता है, अनिश्चित कब होता है, ये जो कणों की आकर्षण बल पे ही डिपेंड करेगा कि आकर्षण बल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो उनके जो कण हैं वो कम ही गति कर पाएंगे, जिसके कारण उनका जो आकार है वो भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और हमें पता है कि जो आकार है वो ठोस में निश्चित होता है, लेकिन द्रव में और गैस में क्या होता है, अनिश्चित होता है। हम बताएंगे कि ठोस में कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसके कारण आकार भी निश्चित हो जाता है, जबकि द्रव में और गैस में वो आकर्षण बल ठोस के मुकाबले क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से उनका आकार बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसके कारण होगा, कणों के आकर्षण बल के कारण होगा। फिर हम बताएंगे कि ठोस में या ठोस पदार्थों का आकार निश्चित व द्रव और गैस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके कणों के जो कण हैं पदार्थ के, उन कणों के बीच में आकर्षण बल जो है ठोस में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि द्रव और गैस में क्या होता है, वो कम होता है। तो यहाँ से हम इनके कारण भी बता सकते हैं। अगला देखते हैं शाबाश, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो हमारा 6 आता है पहले, गतिज ऊर्जा, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो देखते हैं। गतिज ऊर्जा हमने देखी थी कि किसी भी पदार्थ के कणों का एक गुण होगा जिसमें कोई भी पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहेंगे, और उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तापमान के साथ बढ़ जाएगी। हम क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं क्योंकि उनमें एक गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। पहला पॉइंट हम लिख चुके होंगे। फिर उसी में हम आगे क्या लिखेंगे शाबाश, और गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा जो है कणों की वो बढ़ जाती है। यहाँ से हम उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख सकते हैं। यहाँ से 2 लाइनें आपने लिखनी है। जो लास्ट है आपका वो है हमारा घनत्व। घनत्व मैंने आपको बताया ही था कि घनत्व होता क्या है, द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान डिवाइड में क्या था, आयतन। और लिखें कैसे, घनत्व हमारा किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और जो घनत्व है ये किस बात को बताता है कि जो कण है वो कितने आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए हैं। जिनका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है उतने ही आसानी से हम बता सकते हैं कि जो घनत्व है उस पदार्थ का उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए ठोस का घनत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो द्रव आते हैं उनका घनत्व ठोस से तो क्या होगा, कम, लेकिन गैस से क्या होता है, ज़्यादा। और जो हमारा गैस है उनका घनत्व बहुत क्या होता है, कम होता है। लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा अटैम्प्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं शाबाश। नंबर डाल लीजिएगा यहाँ पर क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है यहाँ पर। ये हमारा दूसरा था और ये हमारा पहला था, सिर्फ इस टॉपिक का, ठीक है। तो देखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या बताया गया शाबाश कि कारण बताएं। हमने कारण बताने, सिर्फ कारण लिखने हैं यहाँ पर। हमारा ए पार्ट बनता है, देखिए शाबाश, कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। देखिए हमने कोई बर्तन लिया, ए पार्ट को बता रहे हैं, हमने थोड़ी सी गैस उसके अंदर डाली। मान लिया 10 केजी का आपका सिलेंडर था, डाली हमने उसके अंदर 2 केजी गैस, लेकिन वो फिर भी पूरे के पूरे उसको भर देती है सिलेंडर को। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो इनके कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं और वो अनियमित रूप से गति करते हैं। किस तरीके से करते हैं? अनियमित रूप से। अनियमित रूप का मतलब क्या है कि हर जगह वो मौजूद हो जाएंगे कुछ समय के बाद जब वो फैल जाएंगे, यानी कि अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहेंगे और वो हर जगह फैल जाते हैं। इसलिए जो है गैस जो है वो बर्तन को अच्छे तरीके से भर देती है। चाहे बर्तन कितना भी बड़ा हो, गैस कितनी भी कम हो, फिर भी उस बर्तन को जो आसानी से वो क्या कर देगी? भर देगी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्यों? क्योंकि उनके जो कण हैं, हम कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि जो गैस के कण हैं वो निरंतर गति करते हैं और अनियमित रूप से गति करते हैं, इसलिए पूरे के पूरे बर्तन में फैल जाते हैं और उस बर्तन को आसानी से भर देते हैं। दूसरा देखते हैं शाबाश, बी पार्ट हमारा, कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। देखिए दबाव मतलब प्रेशर। मैं आपको यहाँ से फॉर्मूला बताता हूँ। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स, यानी कि देखिए प्रेशर हो गया आपका दाब, फोर्स आपको पता ही है बल, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट का मतलब प्रति इकाई, एरिया आपका क्या होता है? क्षेत्रफल। तो यानी कि क्या होगा? मान लिया आपने कोई भी बर्तन ले रखा है, यहाँ पर गैस के कण हैं और निरंतर क्या करेंगे? इनकी दीवारों पर लगातार स्ट्राइक करेंगे, यानी कि एक फोर्स के साथ बिल्कुल अच्छे से जाकर उसको टकराएंगे। तो हम देखते हैं कि जो गैस के जो कण हैं वो निरंतर गति करते हैं, जिसके कारण वो उस बर्तन की दीवारों पर लगातार एक क्या लगा रहे होते हैं? बल लगा रहे होते हैं। और प्रति इकाई उस दीवार के ऊपर, उस दीवार के प्रति क्षेत्रफल के ऊपर लगाया गया बल, किसके ऊपर? प्रति क्षेत्रफल के ऊपर लगाया गया बल दाब कहलाता है। तो उस गैस का वो क्या बन जाएगा? दाब बन जाएगा। यानी कि उसके कणों ने प्रति क्षेत्रफल पर जितने बल द्वारा उनको स्ट्राइक किया है या जितने बल के साथ वो टकराते हैं, वो उसका उतना ही क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। तो यानी कि दबाव क्या हो जाएगा हमारा? कि किसी भी बर्तन के अंदर जो बर्तन की दीवारों पर उस गैस के कणों द्वारा प्रति क्षेत्रफल लगाया गया बल, प्रति क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। उस गैस का वो दाब कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं शाबाश। हमारा सी पार्ट हो जाएगा यहाँ से। देखिए शाबाश, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। तो लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? क्योंकि हमें पता है वो ठोस अवस्था में है। क्यों है? कारण हम लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिनकी वजह से उनका संपीड़न संभव नहीं होता, क्योंकि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके ऊपर एक दबाव लगाकर उनको बिल्कुल अच्छे से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाव नहीं लगाया जा सकता उनके ऊपर। और क्या बता सकते हैं? उनका आकार व आयतन भी निश्चित होता है। तो यहाँ से हम ये 3-4 गुण देकर हम बता सकते हैं जो हमारी लकड़ी की मेज़ है वो ठोस होती है, क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरी बात, उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनका संपीड़न भी संभव नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? ठोस होते हैं। डी पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं शाबाश। जो आपका डी पॉइंट है, क्या याद रखा है शाबाश? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। यानी कि जब कभी भी हम हाथ हिलाते हैं तो वो हवा में आसानी से हिलाया जा सकता है, लकड़ी के अंदर से हम उस हाथ को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जब तक हम कराटे में दक्ष ना हो जाएं, अच्छे एक्सपर्ट ना हो जाएं। क्यों? यहाँ से हमने रिलेट करना उस क्वेश्चन को, जब हमने देखा था कि स्विमिंग पूल में कोई भी गोताखोर जो है वो तैराकी कर रहा था। क्या हुआ था? उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा था, कहीं ना कहीं संपीड़न हुआ, जिसके कारण वो आसानी से उसके अंदर क्या कर गया? हाथ चला सकता था। तो वही यहाँ पर कारण लिखना हमने कि जो वायु में कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके अंदर संपीड़न जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है और हम आसानी से हाथ को हिला सकते हैं। लेकिन जो लकड़ी है हमारी, यानी लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम उनका जो आकार वो निश्चित हो जाता है और संपीड़न उनमें संभव नहीं होता, इसलिए हम उसमें से आसानी से हाथ नहीं गुजार सकते। इसलिए हमें उसमें क्या होना पड़ेगा? कराटे में दक्ष होना पड़ेगा अगर उसमें से हाथ को निकालना है तो। यहाँ से हम क्या कौन सा कारण बताएंगे? यहाँ से हम बताएंगे कि दबाव
यानी कि दबाव के द्वारा हम एक कंप्रेशन यानी कि संपीड़न कर सकते हैं, जिसके कारण ही हम आसानी से हवा में हाथ हिला सकते हैं, लेकिन लकड़ी में नहीं। ठीक है, होपली यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन भी कवर अप हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं शाबाश। देखिए आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। तो देखिए शाबाश, चौथा क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। क्या है आपका शाबाश, देखिए कि सामान्य जो प्रश्न नंबर हमारा 4 है वो देखते हैं शाबाश, कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। यानी कि जो ठोस पदार्थ हैं उनके बजाय जो हमारे द्रव हैं उनका घनत्व कम होता है। ऐसा होता क्यों है? लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो हमारा आसानी से तैर सकता है किसके ऊपर? जल के ऊपर। लेकिन होता देखिए, जल का जो वो कहता है कि ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, यानी कि ठोस है उनका घनत्व ज़्यादा है, लेकिन जो द्रव है उनका घनत्व कम है। तो जाहिर सी बात है उसको उसके ऊपर तैरना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है क्यों? तो देखिए कैसे बताते हैं। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा जल होता है जब वो बर्फ़ बनना शुरू होता है, जब हम उसका तापमान कम करते जाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारा जो जल है उसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि वो जब बर्फ़ बन रहा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, जब वो हमारा जल होगा तब उसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, बिल्कुल हाई। लेकिन जैसे ही इससे कम करना शुरू करते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस करते हैं, 1 करते हैं, 0 करते हैं या माइनस में लेके जाते हैं, तो उसका घनत्व जो है वो उतना ही क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे वाले तापमान पर जो जल है वो एक जालीनुमा स्ट्रक्चर यानी कि आपका आकृति एक बनाना शुरू कर देगा। जालीनुमा आकृति का मतलब क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्फ़। जो हमने बर्फ़ देखा है, बर्फ़ हमने क्या देखा है कि उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। उनके कणों के बीच में आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है कि आसानी से हल्की बर्फ़ है। 4 डिग्री से जितना कम करते जाएंगे वो हल्की बर्फ़ हमें एक बार भारी लगेगी, यानी कि घनत्व ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो उतनी ही क्या होती जाती है? भुर जाती है। यानी कि उनके कणों के बीच में जो है वो जो आकर्षण बल है वो कम होता है, गैप ज़्यादा होता है, जिसके कारण एक जालीनुमा स्ट्रक्चर उसका बनता है जिसे हम बर्फ़ कहते हैं। तो वहाँ पर घनत्व क्या हो जाता है? बहुत बर्फ़ का कम हो जाता है, लेकिन जल का क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। इसीलिए जल का घनत्व ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ जो है उसके ऊपर आसानी से तैर भी सकती है। दूसरी बात, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ने के कारण और जालीनुमा स्ट्रक्चर से यानी कि बर्फ़ बनने के कारण वो आसानी से उस जल के ऊपर क्या कर पाएगी? तैर पाएगी। क्योंकि क्या क्या कारण क्या बताया हमने यहाँ पर शाबाश? कारण देखते हैं। देखिए, कारण हमने ये बताया कि जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वह एक जालीनुमा आकृति बनाना शुरू कर देता है जिसे हम बर्फ़ कहते हैं, और उसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी वजह से जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो आसानी से जल के ऊपर तैर सकता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख पाएंगे। आई थिंक से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो हमारे पूरे कवर कर लिए हैं। अगले प्रश्न देखते हैं शाबाश। देखिए, अब हम हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आता है, जो किसके बारे में है? यहाँ पर तापमान के बारे में। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था तापमान के बारे में कि जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। वैसे भी हमारे नीचे लिख रखा था जब हम तापमान के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए शाबाश, कि हम अगर कभी भी क्या करते हैं, केल्विन से 373 केल्विन था ना, तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 273 में 100 को ऐड करेंगे जब हमें केल्विन में बदलना है। डिग्री सेल्सियस से किस में बदलना है? केल्विन में। लेकिन केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 273 को माइनस। तो देखिए शाबाश, पहला हमारा है ए पार्ट कि हमें किसको बदलना है? 300 केल्विन को बदलना है। तो देखिए, एक साइड हम लिखेंगे 300
केल्विन, दूसरी तरफ हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट लगानी है और पीछे लिखना है डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा किससे किस में बदल रहा है, ये केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। और क्या करना है, आंकड़ों को देखना आपने कि जो आंकड़ा आपको दिया गया है उसमें से कितना माइनस कर देंगे हम डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, 273 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, 273 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 300 केल्विन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो 300 केल्विन जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ही बराबर होगा। बस ये स्केल अलग अलग हैं, जिनको अलग अलग स्केल से मापा गया है, आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन वही चीज़ है, सेम चीज़ मापी गई है, सेम उनका टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 को माइनस करेंगे, और जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे, 273 इस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। और याद रखना है केल्विन वाला यूँ का यूँ लिखेंगे, जिसमें बदल रहे हैं उसको ब्रैकेट के बाहर उसको लगा देंगे, केल्विन है तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस, और अंदर जो प्लस माइनस करना वो करेंगे। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं, शाबाश। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए शाबाश, कि हमें बदलना है 573 केल्विन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लगाइए डिग्री सेल्सियस, और क्या करेंगे, 573 में से 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 573 देखिए किसके बराबर बचेगा, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये 300, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होगा वो हमारा 573 केल्विन के क्या होगा, बराबर। तो आई थिंक से आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे सकता हूं। आप सी पार्ट इसका कीजिएगा, 343 केल्विन को, और आप कीजिएगा साथ में, शाबाश, डी पार्ट भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 523.15 केल्विन को, ये आपने डिग्री सेल्सियस में बदलने हैं, तो यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा इनको, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए शाबाश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। हमें बताना है कि जल किस अवस्था में उस टाइम पर मिलेगा जो हमारे दिए गए हैं। शाबाश, प्रश्न नंबर 2 है हमारा ये। ए पार्ट हमारा क्या है, 250 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। हमें पता है 100 डिग्री के ऊपर तो वो उबलना शुरू हो जाता है, तो यानी कि हमारा किस में मिलेगा यहाँ पर, ये गैस अवस्था में, तो यानी उसका वाष्पीकरण हो चुका होगा। बी हम लिखेंगे, शाबाश, क्या रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये कौन सा तापमान था, अगर आपको याद हो, ये वो तापमान था जब हमारा जो जल है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा होता था। यानी कि यहाँ पर हमें ये द्रव में भी मिल सकता है और गैस अवस्था में भी मिल सकता है। तो हम यहाँ क्या बताएंगे कि द्रव और गैस दोनों ही अवस्थाओं में हमें मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शाबाश। प्रश्न नंबर हमारा 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों होता है। यानी कि जब हम ठोस से किस में बदलेंगे, द्रव में, द्रव से किस में बदलेंगे, गैस में, तो तापमान उनका बराबर रहता है। हमने यहाँ पर देखा था कैसे, तो मान लिया हमने बर्फ़ ली थी, इसको हमने गर्म किया, जैसे ही आगे किस में बदल गई, शाबाश, हमारी जल में बदल गई थी, और इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया और ये हमारी भाप बन गई थी, यानी कि गैस में हमारा ये बदलना शुरू हो चुका था। लेकिन हमने देखा था कि इनका जब ये बिल्कुल पिघल चुका था तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे इन दोनों के दोनों पदार्थों का, यानी कि इसी जल का, जब वो ठोस अवस्था में था और द्रव अवस्था में था, तब इनका तापमान हमारा क्या था, सेम था। क्यों? अब वो हीट जो हमने दी नीचे से वो कहाँ गई, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जितनी भी हम उसको ऊष्मा देते हैं वो सारी की सारी ऊष्मा उस पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को कम करने में उपयोग कर ली जाती है, और उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी ऊष्मा ली उसने आकर्षण बल क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, यानी कि उनका तापमान क्या रहा, सेम रहा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान
तापमान स्थिर इसलिए होता है क्योंकि उसको जितनी ऊष्मा दी जाएगी या जितनी ऊष्मा उसको दी जाती है वह ऊष्मीय ऊर्जा सिर्फ उसके आकर्षण बल को कम करने में उपयोग की जाती है, उसके तापमान को बदलने में नहीं की जाती। इसलिए उसका तापमान स्थिर रहता है और वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं शाबाश, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। यानी कि जो वायुमंडलीय जितनी गैसें हैं उसको द्रव में कैसे बदलेंगे। लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी बर्तन में गैस को कैसे रखेंगे। हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में गैस को उच्च दाब पर उसका तापमान कम करके हम उसको क्या कर सकते हैं, द्रवीकृत कर सकते हैं। यानी कि हम उसको आसानी से बदल सकते हैं, किसमें, द्रव अवस्था में। जैसे कि अपनी CNG गैस थी और अपनी दूसरी कौन सी थी, LPG गैस थी। तो ये हमने बताया था। तो वायुमंडलीय गैसों को उच्च दाब द्वारा किसी बर्तन के अंदर उच्च दाब पर वह उसका तापमान कम करके क्या कर सकते हैं, द्रव अवस्था में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। होपली आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं शाबाश। जो हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन है वो बनते हैं यहाँ से, ये देख लीजिए शाबाश। प्रश्न नंबर हमारा 1 है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। देखिए हमें पता है यहाँ पर वाष्पीकरण के सारे कारण उभर कर आएंगे। तो गर्म शुष्क दिन में कूलर ठंडा क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए कि जो हमारे आसपास के वातावरण में जो आर्द्रता है वो कम हो जाती है, यानी कि नमी कम होती है, जिसके कारण वाष्पन जो होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि कूलर की जो हवा के साथ जो उसके अंदर का जल है वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा वायु की गति के साथ, और वो पूरे के पूरे वातावरण में फैल जाएगा। जैसे वातावरण में फैलेगा तो क्या कर देगा, वो वहाँ से उसकी जो मतलब कि वाष्पीकरण करने के लिए वो वहाँ से क्या कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और वहाँ क्या करता है, ठंडक प्रदान कर देता है। यानी कि वो आसपास की ऊष्मा जो है उसको अवशोषित करके वो तो वाष्पीकृत हो जाएगा जो उसका जल है, लेकिन वहाँ पर क्या देगा, वो हमें एक ठंडक महसूस होती है, यानी कि वो एक शीतलता प्रदान करता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं शाबाश। प्रश्न नंबर 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि जो हमारे घड़े होते हैं उनमें जो जल होता है हमारा वो ठंडा किस तरीके से रहता है। देखिए हम बताएंगे कि जो घड़ा है उनके जो कण हैं, उनके पदार्थ, उस घड़े के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। और क्या करता है, वो खाली जगह होने के कारण जो हमारा पानी है यानी कि जो हमारा जल है वो वहाँ से क्या होना शुरू हो जाता है, वाष्पीकृत होना शुरू होगा। लेकिन जब वाष्पीकरण हो रहा होता है वहाँ पर, तो वो जो यानी कि जो कण है वो क्या करेंगे, उन्हीं जल की जो ऊष्मा है उनको अवशोषित कर लेंगे। यानी कि उन जल को जैसे ही खींचेंगे वहाँ से उनकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे। जल के कणों की ऊष्मा क्या हो गई, जा चुकी है, उनका तापमान गिर चुका है, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। तो हमारा जल भी क्या हो जाएगा वहाँ पर, ठंडा। क्यों, क्योंकि देखो हमने बताया कि जो हमारा घड़ा होता है उनके जो कण हैं उनमें रिक्त स्थान होता है और उनके बीच से वो पानी रिस कर बाहर आ सकता है या फिर रिस सकता है, यानी कि उनमें जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनके कण हैं, जो हमारे घड़े के जो कण हैं वो क्या करेंगे, उनसे भी ऊष्मा होगी और जो उनके अंदर जो हमारा जल जाएगा वो वहाँ से वाष्पीकृत होने के लिए आसपास से क्या करने की कोशिश करेगा, ऊष्मा अवशोषित करने की कोशिश करेगा और वो जल के ही कणों से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उन जल के कणों का जो तापमान है वो कम हो जाता है और वो हमें शीतलता यानी कि जो हमें शीतलता प्रदान करते हैं, यानी कि एक शीतल पेय हमें मिलता है, यानी कि ठंडा पानी हमें वहाँ से मिल जाता है। हो जाएगा शाबाश। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम इत्र डालेंगे, पेट्रोल डालते हैं या एसीटोन यानी कि जो नाखून पॉलिश को जो उतारने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसको अगर डालते हैं तो हमें ठंड महसूस होती। क्यों, क्योंकि जैसे हम उसको हथेली पर डालेंगे वो हम वहाँ के उस क्षेत्र में से ऊष्मा अवशोषित कर लेगा, उस हथेली से ऊष्मा अवशोषित कर लेगा और खुद तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन उसमें से जो ऊष्मा अवशोषित करके वो तो वाष्पीकृत हो गया, लेकिन वहाँ के कणों की ऊष्मा जा चुकी है तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम तापमान हो जाएगा और वहाँ पे हमें क्या लगेगा, एक शीतलता प्रदान होगी, एक ठंड महसूस होगी। तो हम यहाँ से बताएंगे कि यदि इन तीनों पदार्थों में से किसी भी पदार्थ को हम हमारी हथेली पर रखेंगे तो ये
उस अक्षेत्र से ऊष्मा अवशोषित कर कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण उस अक्षेत्र के कणों का जो तापमान है बहुत कम हो जाता है और हमें वहाँ पर एक शीतलता प्रदान होती है। देखिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा आई थिंक से आपका ये भी। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक तो आपका क्या होगा, कप होगा, और एक हमारी कोई भी प्लेट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि देखिए वाष्पीकरण की जो दर है वो अक्षेत्रफल के साथ बढ़ती है। यहाँ पर अक्षेत्रफल ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ऊष्मा अवशोषित करेंगे और वाष्पीकृत हो जाएंगे, ऊष्मा अवशोषित करेंगे वाष्पीकृत हो जाएंगे, आसपास से भी ऊष्मा अवशोषित करेंगे, खुद के कणों से भी ऊष्मा अवशोषित करेंगे, और जिससे वो चीज़ क्या होना शुरू हो जाएगी, ठंडा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर उनका जो अक्षेत्रफल है वो बहुत कम है, सतह का जो क्षेत्रफल है, जिसकी वजह से जो वाष्पीकरण की दर है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कम ठंडा हो पाएगा और यहाँ पर वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसको पीना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमने कप में चाय या कोई भी पदार्थ ले रखा है। हो जाएगा शाबाश। 5वां प्रश्न देखते हैं शाबाश। कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। हमें गर्मियों में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। हमें पता है कि हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? होता ये है कि गर्मियों में हमें पसीना बहुत अधिक आता है, जिसके कारण क्या होगा, वह पसीना वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा। वाष्पीकृत कब होगा? वो हमारे शरीर से ही वाष्पीकृत होने के लिए हमारे शरीर से ही ऊष्मा अवशोषित करने की कोशिश करेगा ताकि वो वाष्पीकृत हो जाए, ठीक है। या फिर जो सूती कपड़ा होगा उस सूती कपड़े के द्वारा वो आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं क्योंकि उनको वो आसानी से सोख लेता है। तो क्या होगा कि जैसे भी हमें पसीना अधिक आता है तो वह वाष्पीकृत होने के लिए अपने आसपास के उन जगह से वो क्या करेगा, उनके जो कण हैं वो ऊष्मा अवशोषित करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमें क्या होगा, वाष्पीकरण की उनकी दर जो है वो बढ़ जाएगी और हमें एक शीतलता प्रदान होगी, हमें ठंड महसूस होगी। इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ऊष्मा वो जो आसपास से अवशोषित कर लेते हैं हमारे शरीर से भी और आसपास से भी, जिसकी वजह से हमारे शरीर को तो शीतलता प्रदान होती है और वो आसानी से सूख भी जाते हैं, यानी कि उड़ जाता है उनमें से, वाष्पीकरण उनमें हो जाता है। होपली आपको यहाँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से हमने पूरी बुक के अंदर से जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो बनते थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। जो आपके अभ्यास के प्रश्न बनते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, वो हम अगले लेक्चर में जो अच्छे तरीके से उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।